स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था रसशास्त्र का परिचय। आज की क्लास में हम देखेंगे रसशास्त्र का इतिहास कि हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं इनमें रसशास्त्र का वर्णन कब से प्रारंभ हुआ, या आयुर्वेद के ग्रंथ कहें या फिर हमारे जब से वैदिक काल है तब से हमारा जो रसशास्त्र है इसका वर्णन हमको कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। तो किसी भी चीज़ का जब हम इतिहास जानते हैं तो हमारा फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने आयुर्वेद का इतिहास पढ़ा होगा। तो किसी भी चीज़ का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास को हम 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं: वैदिक काल, संहिता काल, संग्रह काल और आधुनिक काल। वैदिक काल 4500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, संहिता काल 1200 ईसा पूर्व से 400 ईसा, संग्रह काल 500 ईसा से 1800 ईसा और आधुनिक काल को 1900 ईसा से आज तक या अभी तक की अवधि में। तो ये एक मोटा मोटा हिसाब है, अलग अलग ग्रंथों में आपको इसका अलग अलग रेफरेंस मिलेगा, तो हम इसी के अनुसार चलते हैं। तो किसी भी ग्रंथ का इतिहास पढ़ते समय हम देखते हैं कि वैदिक काल में उसके बारे में क्या वर्णन आया, संहिता काल जब चरक संहिता सुश्रुत संहिता थी तब उसका क्या वर्णन आया, संग्रह काल जब पुराने संहिताओं को संग्रहित करके उन पे रचनाएं लिखी गई उसमें उसका क्या वर्णन आया है, और आज की 20वीं सदी में इसका क्या वर्णन आया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल बोलने से यह तात्पर्य नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम 4 वेद के बारे में बात करेंगे। वैदिक काल से हमारा तात्पर्य है इन वेदों के साथ रामायण, महाभारत, उपनिषद, स्मृति या ब्राह्मण, इनका जो उस समय प्रकाशन हुआ था या जो ये ग्रंथ हैं इनमें रसशास्त्र से संबंधित हमको कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेदों में हमको क्या ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद और यजुर्वेद, इन दोनों में अगर हम देखें तो रसशास्त्र के औषधि रूप में वर्णन तो हमको नहीं मिलता है, या कहा जाए तो वैदिक काल में औषधि रूप में इनका वर्णन बहुत कम मिलता है। मुख्य रूप से इस काल में रसशास्त्र के द्रव्यों का जो वर्णन है वो शस्त्र के रूप में, आभूषण के रूप में, मुद्रा के रूप में होता है। जैसे जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हमको धमापन क्रिया का वर्णन मिलता है, यानी धमन क्रिया का वर्णन, जहाँ हम किसी धातु को गर्म करके उसका धमन करते हैं, लेकिन उसके बाद उसका क्या यूज़ कर रहे हैं ये वर्णन हमें नहीं मिलता है। यजुर्वेद में हमको स्वर्ण, ताम्र, लोह, सीसा, नाग, सिकता, इनका वर्णन मिलता है जो कि हमारे रसशास्त्र के द्रव्य हैं। मुख्य रूप से अथर्ववेद में, क्यों पढ़ा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है, इसीलिए अथर्ववेद में आयुर्वेद का हमको सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है। तो अथर्ववेद जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे स्वर्ण, रजत, ताम्र, वंग, नाग, अंजन, ताल, शिला, मणि, शंख, प्रवाल, ये वो सारे ड्रग हैं जिनका वर्णन रस शास्त्र में आता है। तो इन सारे खनिज द्रव्य या प्राणिज द्रव्य का वर्णन हमको कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है। इसके अलावा जब हम उपनिषद की ओर जाते हैं तो उपनिषद में भी हमें स्वर्ण, रजत और लोहे का वर्णन मिलता है। जहाँ स्वर्ण और रजत का वर्णन हमको मुद्रा के रूप में या आभूषण के रूप में मिलता है, वहीं लोहे का जो उपयोग होता है वो शस्त्र के रूप में हमको मिलता है। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है स्मृति। स्मृति की बात करें तो मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति। तो जो मनु स्मृति है वहाँ पर अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको स्वर्ण भस्म प्राशन का वर्णन मिलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको कहाँ वर्णन मिल रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? स्वर्ण भस्म प्राशन। जैसे आप च्यवनप्राश, जो भी चीज़ हम चाट के ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राश। तो स्वर्ण भस्म को देना, आप लोग ये वर्ड अभी सुनते होंगे, स्वर्ण प्राशन, बहुत ज़्यादा इम्यूनाइजेशन बोलते हैं कई लोग इसको। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अल्प मात्रा में स्वर्ण भस्म, शहद और घी मिला करके दिया जाता है, इसे स्वर्ण भस्म प्राशन कहते हैं।
तो इसका वर्णन हमको सबसे पहले कहाँ मिल रहा है, मनु स्मृति में और याज्ञवल्क्य की स्मृति में। तो अगर उनको स्वर्ण भस्म प्राशन का ज्ञान था तो उन्हें स्वर्ण भस्म निर्माण भी ज्ञान रहा होगा, यह हम मान सकते हैं। तो हमें वैदिक काल में रस शास्त्र से संबंधित इतना ज्ञान प्राप्त होता है। अब आगे हम चलते हैं संहिता काल में। तो संहिता काल में हमको मुख्य रूप से इन 5 ग्रंथ जो मैंने लिखे हैं इन पे हमको फोकस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चरक संहिता में क्या वर्णन आया है। तो जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, जो ज्ञान होता है किसी भी सब्जेक्ट का वो बढ़ते जाता है। तो जब हम चरक संहिता में जाते हैं तो वहाँ पर धातुओं का वर्णन किया गया है। इसके अलावा हमको सुधा, सिक्ता, मनशिला, हरताल, मणि, लवण, अंजन, इनका वर्णन हमको मिलता है। चरक संहिता में हमको 6 जो धातुएं होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से ड्रग रसशास्त्र में आते हैं। तो जब हम धातु वर्ग पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से 6 धातुएं होती हैं। इन 6 धातुओं का वर्णन चरक संहिता में किया गया है। इसके अलावा हम रत्न वर्ग पढ़ते हैं। तो रत्न वर्ग में जो माणिक्य, मुक्ता, 9 रत्न सभी जान रहे हैं, तो उसका वर्णन भी हमको चरक संहिता में मिलता है। इसके अलावा रसशास्त्र का जो मुख्य द्रव्य है पारद, ठीक है, तो कई आचार्यों का मानना है कि पारद का वर्णन रस नाम से चरक संहिता में मिलता है। इसके अलावा रसशास्त्र के जो अन्य द्रव्य हैं शिलाजतु, हरताल, मनशिला, स्वर्णमाक्षिक, रौप्यमाक्षिक, अंजन, 5 प्रकार के अंजन, इनका वर्णन हमको चरक संहिता में मिलता है। इसके अलावा चरक संहिता में भस्म शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन लोहे का जो सूक्ष्म कण होता है उसका उपयोग इंटरनल मेडिसिन के रूप में जब किया जाता है, अंतः प्रयोग जब हम करते हैं, तो उसके लिए इन्होंने भस्म शब्द का उपयोग ना करके रज, सुना होगा धूल के छोटे कण को हम क्या बोलते हैं, रज, तो इन्होंने भस्म के स्थान पर रज वर्ण का रज शब्द का उपयोग किया है। इसके अलावा इन्होंने गंधक का वर्णन किया है और पुंसवन संस्कार के लिए इन्होंने स्वर्ण और रजत का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये चरक संहिता है जहाँ पर हमको रस का केवल वर्णन मिल रहा है और कुछ औषधों का हमको प्रयोग मिल रहा है। सुश्रुत संहिता में जब ये पहुँचा तो ये थोड़ा सा और डेवलप हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमको वर्णन मिलता है अयस्कृति का। अयस्कृति में लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करके उसका अंतः प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसी काल में अंजन के अंतः प्रयोग का भी वर्णन किया गया है। मंडूर का वर्णन किया गया है, धातुओं के शोधन का वर्णन किया गया है। तो ये जो काल था सुश्रुत का, ये चरक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर रसशास्त्र के द्रव्यों के अंतः प्रयोग के वर्णन के साथ साथ उनके गुणों का भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ गणों का वर्णन आया है जिसमें धातुओं को ऐड किया गया है। शिलाजीत का वर्णन है, काशीश का वर्णन है, नेत्र रोगों में रत्न वर्ग का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अंजन के जो 5 प्रकार हैं उनका वर्णन किया गया है। रक्त पित्त की चिकित्सा, रसायन, इनमें भी रसशास्त्रीय द्रव्यों के उपयोग का वर्णन बताया है। स्वर्ण गैरिक, अंजन, इनको पांडु रोग में देना बताया गया है। तो सुश्रुत संहिता में हम देखेंगे तो रसशास्त्रीय द्रव्यों के अंतः प्रयोग को बहुत अधिक मात्रा में बताया गया है। अब हम आते हैं अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। अगर आप गौर करेंगे तो दोनों किताबों के राइटर वाग्भट को कहा गया है, भले एक ने वृद्ध कहा है और एक वाग्भट कहा है, दोनों में एक पद्य रूप में है और एक गद्य रूप में है। ठीक है, तो दोनों को हम एक साथ देखेंगे कि वाग्भट ने धातुओं के रस, वीर्य और विपाक का वर्णन किया है कि किसी भी धातु में कौन सा रस है, कौन सा वीर्य है, कौन सा विपाक है, जिसके अनुसार हम उसका उपयोग औषधि के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने शंख, तुत्थ, गैरिक, मनशिला, हरताल, अंजन, रसांजन, शिलाजतु जो कि रसशास्त्रीय द्रव्य हैं, इनका वर्णन किया है। इन्होंने भी अयस्कृति के निर्माण का वर्णन किया है।
अष्टांग हृदय में सबसे मुख्य है कि इन्होंने पारद का प्रयोग अंजन के रूप में बताया है। इसके अलावा इन्होंने नेत्र रोगों में ताम्र, रजत, लोह, स्वर्ण का वर्णन बताया है। इसके अलावा सबसे पहले यहाँ मूसा का वर्णन आया है। मूसा क्या होती है आगे की क्लासेस में हम देखेंगे। एक उपकरण होता है जिसका उपयोग रसशास्त्र में करते हैं। तो इसका जो पहला वर्णन है वो अष्टांग संग्रह में आया है। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह में बहुत सारे धातुओं की भस्मों का वर्णन है, रसशास्त्रीय द्रव्यों के अंतः प्रयोग का वर्णन है। इसके अलावा संहिता काल में एक बुक आती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बुक को नाम सुन के हमको लगता है कि ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन इसमें एक जो भाग है जिसमें आयुर्वेदीय औषधों का वर्णन है और साथ में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें रसशास्त्रीय द्रव्यों का हमको वर्णन मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो बुक है जिसमें स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह के शोधन का वर्णन किया गया है। इसमें अगर किसी भी प्रकार की मिलावट हो रही है तो उसकी पता कैसे लगाएंगे इसका वर्णन है। अपक्व स्वर्ण के पाक, शोधन, इसका वर्णन है। इसके अलावा किसी भी ड्रग से हम कैसे सत्व निकाल सकते हैं इसका वर्णन किया गया है। स्वर्ण के जो 5 भेद होते हैं उनका वर्णन किया गया है। रत्नों की परीक्षा का वर्णन किया गया है। लोहे के प्रकार बताए हैं। धातुओं पे इसका मुख्य रूप से फोकस है। अब संहिता काल के सबसे मुख्य जो आचार्य हैं वो है नागार्जुन। और संहिता काल जो होता है ये सबसे मेन काल है रसशास्त्र का, क्योंकि इसमें नागार्जुन का वर्णन है। नागार्जुन जो हैं ये रसशास्त्र के मुख्य हैं। आप सभी जब रसशास्त्र की बुक देखेंगे चंद्रभूषण झा सर की, या फिर आप डिपार्टमेंट के बाहर आप जब देखेंगे रसशास्त्र के, तो आपको एक ऋषि या फिर मुनि का एक फोटो दिखेगा जिसके नीचे में लिखा होगा सिद्धे रसे करिष्यामि निदारिद्यम जगतम अगदम, यानी मैं रस को सिद्ध करके पूरे जगत से दरिद्रता को दूर कर दूंगा। तो ये कैसे हो सकता है? कल की क्लास में हमने देखा कि पारद से हम स्वर्ण और रजत का निर्माण कर सकते हैं। तो नागार्जुन वो आचार्य थे जिन्होंने पारद से स्वर्ण निर्माण का वर्णन किया है। इसीलिए नागार्जुन को रसशास्त्र का मुख्य आचार्य कहा जाता है। इसके बाद आता है संग्रह काल। तो इस काल में रसशास्त्र से संबंधित अलग अलग रचना लिखी गई और इन्हीं रचना में क्रमशः जो इसका ज्ञान था उसको बढ़ाया गया। तो आप लोगों को करना है कि संग्रह काल में हम ये जिन जिन किताबों के नाम बता रहे हैं, रस रत्नाकर, रसेंद्र मंगल, रस हृदय तंत्र, चक्रदत्त, रसार्णव, रसरत्न समुच्चय, सारंगधर संहिता, रसेंद्र सार संग्रह, वसवराज्य, रसेंद्र चिंतामणि, रस कामधेनु, आयुर्वेद प्रकाश, तो इन ग्रंथों का हम प्रयास करें कि हम कौन सी सदी में इनका प्रकाशन हुआ ये हम याद रख सकें। अगर इनके रचयिता या राइटर का नाम याद करते हैं तो और अच्छी बात है। तो संग्रह काल में रस शास्त्र से संबंधित ज्ञान को लिखा गया, अलग अलग जो ग्रंथ थे उनसे मिला करके। इन्हीं किताबों में आपको रस शास्त्रीय ड्रग कौन कौन से हैं, कैसे उनका शोधन करना है, कैसे उनसे भस्म निर्माण करना है, क्या उसके गुण कर्म हैं, क्या उसके रस वीर्य विपाक हैं और किस अवस्था में उनका उपयोग करना है, इसका हमको ज्ञान होता है। तो संग्रह काल में हमको क्या करना है, सिर्फ ये जो किताबें हैं इनके ऊपर हमको फोकस करना है। इसी प्रकार आधुनिक काल में क्या हुआ, जो किताबें संग्रह काल में रसशास्त्र से संबंधित लिखी गई उन किताबों में, जैसे बहुत सारी किताबों के नाम देखे आप लोगों ने, तो होता क्या है, जैसे अष्टांग हृदय ने क्या किया था, चरक और सुश्रुत के कुछ बिंदुओं को लेकर के अपनी रचना लिखी थी, वैसे ही आधुनिक काल के जो रचयिता हैं रसशास्त्र के, उन्होंने जो संग्रह काल के रसशास्त्रीय ग्रंथ हैं उनसे लेकर के अपने ग्रंथ की रचना की। तो ये रसजल निधि, रसतरंगिणी, रसयोग सागर, रसामृत, भारतीय रसशास्त्र, भस्म विज्ञान। तो जब हम कोई और डिपार्टमेंट या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगत तंत्र, द्रव्य गुण, तब तुमको जब रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ती है तब हम प्रिफर करते हैं चरक संहिता और
सुश्रुत संहिता। लेकिन जब हम रस शास्त्र से रिलेटेड कोई मैटर खोजते हैं, जैसे अगर मैंने आपको कंपाइलेशन दिया है रस शास्त्र का, तो इससे संबंधित अगर आपको कोई विषय खोजना है तब आप कौन सी बुक प्रिफर करेंगे? रस तरंगिणी, रसरत्न समुच्चय, आयुर्वेद प्रकाश, रस हृदय तंत्र व स्वराज्य। ये जो किताबें हैं जिनमें रस शास्त्र मुख्य रूप से वर्णित किया गया है, इसका हम वर्णन करेंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो जिस पर्पज़ से बताया है उसी प्रकार इसको लिखेंगे और इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे।